स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.9 का सलूशन करने वाले हैं। इसके पहले और एक नया टॉपिक है, निश्चित समाकल पर आधारित है, यानी डिफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड है। तो डिफिनिट इंटीग्रल पर एक्सरसाइज बेस्ड है, पर्सनाली बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक आपने जितना भी इंटीग्रल मालूम किया है सब डिफिनिट इंटीग्रल का अपोजिट था, यानी अनिश्चित समाकल, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रल जो है दो तरह का होता है। इंटीग्रल जो है दो तरह का होता है। इंटीग्रल माने समाकल, ये दो तरह का होता है। एक हुआ इनडेफिनिट, यानी अनिश्चित समाकल, और दूसरा हुआ डेफिनिट, यानी निश्चित समाकल। अब सवाल उठता है कि क्या आपका कॉन्सेप्ट इंडेफिनिट और डेफिनिट के बारे में क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आज हम दोनों कंपैरेटिवली आपको बता देना चाहते हैं। तब हम इसके सलूशन पर जाएंगे एक्सरसाइज के। हालांकि हमने जब इंटीग्रेशन शुरू किया था तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, लेकिन आज फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है, अनिश्चित समाकल वो समाकल होता है, यानी ऐसा फलन जिसका मान निश्चित ना हो उसे हम कहेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसकी अगर डिफिनेशन देना चाहें तो इसको लिखेंगे, ऐसा फलन जिसका मान निश्चित ना हो उसे हम इनडेफिनिट या अनिश्चित समाकल कहेंगे। ऐसा फलन जिसका मान निश्चित ना हो, इनडेफिनिट इंटीग्रल, यानी अनिश्चित समाकल कहते हैं। डेफिनिट पे आ जाए इसकी जस्ट उल्टा हो जाएगा कि ऐसा फलन जिसका मान निश्चित हो उसे डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। ये तो मोटी मोटी बात हमने बताई, डेफिनेशन तो कुछ और होगी। आपने पढ़ा था जब आपको इंटीग्रेशन हम बता रहे थे कि अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन f(x), इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे आप, मान लिया डेरिवेटिव आ गया इसका, स्मॉल f(x) आ गया, कैपिटल f(x) फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव माने अवकलज, यानी अवकल गुणांक f(x) आ गया। तो इसका जो उल्टा होगा, यानी अगर इसी फंक्शन को फिर हम पाना चाहें तो उसी को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, प्रति अवकलज, या उसी को इंटीग्रेशन भी कहते हैं। यानी इसी का उल्टा अगर हमें लाना चाहते हैं, इससे इसको प्राप्त करना चाहते हैं, ये हो गया एंटी डेरिवेटिव, यानी या इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन।
आपको वहां बताया गया था कि अच्छा लिखा कैसे जाएगा, लिखा जाएगा एफ एक्स का डेरिवेटिव ये है तो इसे लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के, और इसका डेरिवेटिव एफ एक्स है स्मॉल एफ एक्स, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा कैपिटल एफ एक्स, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ए निशान हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया डिफरेंशिएशन हो गया। तो इंटीग्रेशन जो होता है जिसमें हम फंक्शन का इंटीग्रल ज्ञात करते हैं उसमें जो वैल्यू आती है वो इनडिफिनिट आती है और डिफिनिट आती है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो इनडिफिनिट वैल्यू पढ़ा है, अनिश्चित समाकल पढ़ा है। अब अनिश्चित समाकल क्या होता है थोड़ा फिर मैं आपको बताना चाहूंगा। अनिश्चित समाकल एक एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वन, कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन, एक फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। अब इसका एंटी डेरिवेटिव sin x implies that इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस वन आ गया। दूसरा हम लेते हैं फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस टू, तो sin x का cos x हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट इसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू आ गया sin x प्लस टू आ गया। एक और लेते हैं डिफरेंशियल ऑफ sin x प्लस थ्री इज इक्वल टू ये भी cos x, इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस थ्री। आप यहाँ देख रहे हो कि sin x प्लस वन का, sin x प्लस टू का, sin x प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव cos x है, और cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस वन आ रहा है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस टू आ रहा है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस थ्री आ रहा है। तो फंक्शन हमारा cos x है, इंटीग्रल जो आ रहा है cos x का जो इंटीग्रल आ रहा है sin x प्लस वन आ रहा है, एक बार sin x प्लस टू आ रहा है, एक बार sin x प्लस थ्री आ रहा है। इसका मतलब जो हुआ कि यहाँ cos x का जो इंटीग्रल आया अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब cos x का इंटीग्रल निश्चित नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये डिफिनिट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल कहेंगे, अनिश्चित समाकल कहेंगे। तो अब तक जो आपने पढ़ा था या पढ़ा है वो इनडिफिनिट इंटीग्रल ही पढ़ा है, इसलिए वहां पर हम क्या लगाते थे, देखिए एक बार 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए 1 2 3 ना लगा करके हम क्या लिखते थे कांस्टेंट c लगते थे, जहां पर c की वैल्यू अलग अलग होती थी। क्लियर। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब देखते हैं कैसे फिक्स होती है। कोई फंक्शन हम लेते हैं डेफिनेट में, कोई फंक्शन मान लिया, माना एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर संतत है, संतत फलन है यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई फंक्शन हमने एफ एक्स लिया और क्लोज्ड इंटरवल लिया ए बी, इस पर जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी संतत, ये फलन जो है इस क्लोज्ड इंटरवल पर संतत, और तथा एफ एक्स
का इंटीग्रल तथा fx फलन fx का समाकल, समाकल मीन्स इंटीग्रल कैपिटल fx है, यानी fx का इंटीग्रल क्या है, कैपिटल fx है। तो इसको सिंबल में क्या लिखेंगे, दैट इज अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx, ये चीज हो गई। तब क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, क्लोज इंटरवल ए बी के लिए fx फलन fx का डेफिनिट इंटीग्रल, यानी निश्चित समाकल जो होगा ऐसे हो जाएगा, a to b fx dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कैपिटल fx फ्रॉम a to b, दिस इज इक्वल टू fb माइनस fa। क्या मतलब इसका हुआ, हमने कहा कि कोई फंक्शन fx है और वो क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, संतत, और fx का इंटीग्रल कैपिटल fx है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू कैपिटल fx। तब क्लोज इंटरवल ए बी के लिए फलन fx का जो डेफिनिट इंटीग्रल, जो निश्चित समाकल होगा, इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम a टू b, यहाँ पर देखिए फ्रॉम a टू b नहीं लिखा था, यहाँ तो फंक्शन fx का इंटीग्रल fx आया है, और यहाँ जो है जब हमने क्लोज इंटरवल ले लिया, क्लोज इंटरवल मतलब a से b के बीच में, a से b के बीच की इंटीग्रल हमको ज्ञात करना है, यानी लिमिट दे दी गई यहाँ पर कि आपको a और b के बीच ही जो है फंक्शन का जो है इंटीग्रल ज्ञात करना है। और यहाँ पर क्या रहता था, कोई लिमिट नहीं रहती थी, जैसे इसी में है इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू कैपिटल fx, ये अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, fx प्लस c लिखेंगे, इसलिए कांस्टेंट लिखा जाता है, और यहाँ पर जो है कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल तो निशान लगा दिया गया और पढ़ा क्या जाएगा, इसको हम यूं पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ fx from a to b, where a is lower limit and b is upper limit। a क्या चीज है, a है lower limit और b है upper limit, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो अब क्या करेंगे, fx को डिफरेंशिएट जब इंटीग्रेट किया गया तो कैपिटल fx आ गया, आप देखो यहां भी आया था, और लोअर लिमिट यहां बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, लोअर लिमिट लिख देंगे नीचे, और ऊपर अपर लिमिट है बड़े के ऊपर बड़ा b लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x की जगह पर एक बार b रखेंगे, फिर माइनस निशान करके या फिर a, यानी x की जगह पर a लिखेंगे। यही हमारा जो आ गया, यही डेफिनिट इंटीग्रल है, यही निश्चित समाकल है, यानी हर फंक्शन का दिए हुए लिमिट पर वैल्यू फिक्स होती है, डेफिनिट होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, निश्चित समाकल कहते हैं। और इसका उपयोग जो है कहाँ होता है, एरिया निकालने के लिए होता है, क्योंकि ये फंक्शन fx, यहाँ पर देखिए कोई फंक्शन जो है fx है, y इक्वल टू fx,
हम एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, x डैश, ये है y डैश, ये हमारा ओरिजिन है। तो कोई ग्राफ हमने लिया और मान लिया सपोज ग्राफ ऐसे है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स है, और क्लोज इंटरवल ए बी पर ए संतत, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, दैट इज सपोज ए है और यहां से इसकी दूरी स्मॉल ए है और ए बी है और इसकी दूरी है यहाँ से बी, स्मॉल बी। तो यही चीज हो गई। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बी हो गया, इसका नाम डाल दिया सी, इसका डाल दिया डी। तो अब जो है वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के निचला पोर्शन जो है ए और बी के बीच, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दूरी जीरो से ए के बीच की दूरी स्मॉल ए है, इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल टू ए, और इसका इक्वेशन बन जाएगा यानी बी सी हो जाएगा x इक्वल टू बी के। अब आप देखिए ये एरिया जो होगी ये पूरी एरिया जो होगी यही हो गई डिफिनिट इंटीग्रल, यानी इसी को हम लिखेंगे डिफिनिट इंटीग्रल इज इक्वल टू डिफिनिट इंटीग्रल इज इक्वल टू, यानी निश्चित समाकल इज इक्वल टू वक्र y इक्वल टू एफ एक्स कामा x इक्वल टू ए कामा x इक्वल टू बी तथा x अक्ष के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अक्ष से x अक्ष से घिरे क्षेत्र मीन्स एरिया का क्षेत्रफल, तो इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं ए बी सी डी ए, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, यही हो गया हमारा जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स था ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, यही इसका हो गया इंटीग्रल। ये जो शेडेड पोर्शन है ये इंटीग्रल हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल हमेशा निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल या निश्चित समाकल कहते हैं। इसका मतलब हुआ हम इनडिफरेंट इंटीग्रल के लिए जो है कांस्टेंट का इस्तेमाल करते थे, जैसे और यहां पर कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा डिफिनिट इंटीग्रल जो होता है ये यूनिक होता है। डिफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकल यूनिक किसी फंक्शन का, डिफिनिट इंटीग्रल यूनिक होता है। कैसे, इसको सिद्ध किया है, देखते हैं। कोई फंक्शन मान लिया एफ एक्स है, देखिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ये सिंपल इंटीग्रेशन होगा। इनडिफिनिट, इसको हमको डिफिनिट दिखाना है। अब लिमिट लेंगे जब फ्रॉम ए टू बी क्लोज इंटरवल के लिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इस लोअर लिमिट को नीचे लिख देंगे, अपर लिमिट को ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पर जो आया है fx प्लस सी लिख देंगे। अब उसके बाद एक बार जो है ऊपर वाली लिमिट यहाँ रखेंगे, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखेंगे, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस सी महिला ब्रैकेट बंद, फिर माइनस निशान लिखेंगे, फिर एफ ए प्लस सी महिला ब्रैकेट बंद, सॉल्व कर लीजिए, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए। यानी अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख भी लें तो खत्म हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा था, तब भी इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए आई थी, और हमने जो है जब इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया तब भी जो है इसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए आ रही, दोनों सिचुएशन में आ रही है। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, अनोखा होता है, और इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल में हम कभी भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आपने देखा कि कैलकुलस जो होता है ये दो टाइप का होता है, आपने डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल जो है ये दो तरह का होता है, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। इसको अगर हम चार्ट के द्वारा आपको बताना चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैलकुलस को हम अगर डिवाइड करें दो पार्ट में तो हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस। दो पार्ट। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या मिलता है, डेरिवेटिव निकलता है। क्या निकलता है, डेरिवेटिव, अवकलज निकलता है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या करते हैं, हम किसी दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल ज्ञात करते हैं, यानी इंटीग्रेशन करते हैं। पहले फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, फंक्शन को जब इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेट के बाद जो आता है उसी को हम इंटीग्रल कहते हैं, अब यही इंटीग्रल फिर दो तरह का होता है। एक होता है अब तक जो पढ़े थे आप, उसे कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, ऐसे कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। इस तरह से हम कैलकुलस को इस तरह से हम इसका डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था इस क्वेश्चन के पहले कि दिए हुए फंक्शन, दिए गए डेफिनेट इंटीग्रल का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन -1 x प्लस 1 dx। क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे
इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 फ्रॉम -1 to 1, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 फ्रॉम -1 to 1, where -1 is lower limit and +1 is upper limit. क्लियर? चलिए इसको हम i मान लेंगे। सॉल्यूशन माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x प्लस 1 dx। तो डिफिनिट इंटीग्रल ज्ञात करने का तरीका है, अब तक जो आप बेसिक फार्मूला जानते थे इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल के जो फार्मूले आपको याद है, उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके ही हमको डिफिनिट इंटीग्रल ज्ञात करना है। बस फर्क क्या है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा उसको हम बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और लोअर लिमिट को नीचे लगा देंगे, अपर लिमिट को ऊपर लगा देंगे। फिर इंटीग्रेशन के बाद जो आया है उसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, वही आपका डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, वही आपका निश्चित समाकल हो जाएगा। ये चीज़ करने के बाद आएगी, बताने से कम आएगी। करके देखते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए अगर आपको दिया होता है ऐसे इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते? आप यही तो करते, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। इंटीग्रेशन x dx का x पर n के फार्मूले से आप क्या निकालोगे? हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा x एंड प्लस कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पर, यानी x स्क्वायर बाई 2 प्लस x। लेकिन चूंकि यहाँ पर लिमिट दी हुई है तो हम जो है कांस्टेंट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये भी बताया है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है यूनिक होता है। अगर आप लिख भी दें तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल यूनिक होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, निश्चित होती है। चलिए, तो ऐसे जैसे इंटीग्रेशन आप करते थे वैसे ही इंटीग्रेशन यहाँ भी करना है। बस यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया है वहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब देखिए, चलिए करते हैं, हम बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं ऐसे, यहाँ पर यहाँ भी लगा दिया, -1 लोअर लिमिट को नीचे लिख दिया, अपर लिमिट को ऊपर लिख दिया। इंटीग्रेशन x dx का x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 dx का x आ गया, यही चीज आ गई, यही चीज आपकी आ गई, वही चीज हमने यहाँ लिख दिया। बस फर्क क्या, ब्रैकेट लगा दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम अपर लिमिट रखेंगे, छोटा ब्रैकेट लिखेंगे, तो 1 स्क्वायर बाई 2, 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, फिर माइनस निशान रखेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट लिखेंगे। अब लोअर लिमिट को इसमें रखेंगे, -1 स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस -1, तो मंजिला ब्रैकेट लगा दे रहे हैं ऐसे। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 एंड माइनस, अब देखो -1 का स्क्वायर 1 बाई 2, यहाँ हो गया -1 के, ये हो गया 3 बाई 2 एंड माइनस, यहाँ आएगा -1 बाई 2, तो हो जाएगा +1 बाई 2, 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। बात समझ में आ गई? तो हो गया हमारा, यही आंसर हो गया, यही हो गया हमारा आंसर हो गया। तो दिए हुए फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल क्या आ गया? 2 आ गया, निश्चित समाकल क्या आ गया? 2 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/x dx फ्रॉम 2 to 3, इसको आई मान लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx फ्रॉम 2 to 3। अब इंटीग्रेशन 1/x dx आप जानते हो क्या होता है? सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log ऑफ mod x, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod x। अब हमने कहा बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, लोअर लिमिट 2 है नीचे लिख दिया, अपर लिमिट 3 है तो 3 लिख दिया ऊपर। अब
एक बार इसको रखेंगे x की जगह पर, फिर माइनस करके इसको रखेंगे तो हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस 3, फिर माइनस लिखा log ऑफ मॉडुलस 2k। इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। दिस इज इक्वल टू, आप जानते हो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 3/2k। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 2k। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 फ्रॉम 1 to 2। दिस इज इक्वल टू, आई मान लेंगे इसको हम 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 फ्रॉम 1 to 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। तो इंटीग्रेशन का बड़ा आसान तरीका है। दिस इज इक्वल टू, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद अपर लिमिट 2 लिख देंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट। तो 4 इंटू एक्स क्यूब का एक्स टू पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, एक्स पर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4 माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 9 इंटू एक्स फ्रॉम 1 to 2। दिस इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तब लिमिट लगाएंगे। 4 कैंसिल तो आ गया एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब बाई 3 एंड प्लस 2 3 6 3x स्क्वायर प्लस 9x 1 है 2। अब इसमें 2 एक बार रखेंगे फिर माइनस करके 1 रखेंगे। दिस इज इक्वल टू, छोटा ब्रैकेट लिखेंगे तो x टू द पावर 4 है तो हो जाएगा 2 to the पावर 4 माइनस 5/3 इंटू एक्स किया पर 2 तो 2 to the पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 to the पावर 2 प्लस 9 इंटू 2, फिर माइनस निशान लिखेंगे। अब सब हर जगह x की जगह पर 1 रख देंगे तो जाएगा 1 to the पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 1 पर 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और उसके बाद ब्रैकेट बंद। दिस इज इक्वल टू 2 to the पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया, फिर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40/3 हो गया, फिर प्लस 2 दूनी 4 3 12 9 दूनी 18, फिर माइनस 1 to the पावर 4 1 हो गया, माइनस 5/3 हो गया एंड प्लस 3 हो गया एंड प्लस 9 हो गया। दिस इज इक्वल टू 12 18 18 2 20 10 30 और 16 46 हो गया 46 माइनस 40/3 और माइनस 9 3 12 1 13 तो हो गया 13 माइनस 5 और 3 यानी 5/3 के। दिस इज इक्वल टू 46 माइनस 40 हो जाएगा 3 6 18 और 3 चौक के 12 1 13 माइनस 40/3 फिर माइनस 13 3 39 और माइनस 5/3 के। इस इज इक्वल टू 138 में से 40 गए कितना आएगा 8 में से 0 गए 8, 13 में से 4 गए 9/3 और माइनस 39 में से 5 गए 34/3। इस इज इक्वल टू 8 में से 4 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और हो गया यहाँ पर 3 64/3 आ गया। इस तरह से हमारा 64/3 इसका डेफिनिट इंटीग्रल हो गया। यही हमारा निश्चित समाकल हो गया। क्लियर।
आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को OR करके देखिए, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन का निशान, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे आप अगर ऐसे भी करना चाहो तो 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx, अब बड़ा ब्रैकेट लगा दो और लिमिट लगा दो नीचे से ऊपर तक, ऐसे भी कर लो तब भी तरीका सही है। या डायरेक्ट आप इमेजिन कर लो कि भैया हमको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करते डायरेक्ट चले जाओ, चाहो तो इंटीग्रेशन का निशान लगा दो सबका अलग अलग, और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट का फार्मूला लगाओ, तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, आप जो बेहतर समझो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल ऑफ sin 2x फ्रॉम 0 to π/4 0 to π/4 विद रिस्पेक्ट टू x के, इसको i मान लेंगे, माना i इक्वल टू sin 2x dx फ्रॉम 0 to π/4। इंटीग्रेशन sin 2x यानी इंटीग्रेशन sin x का फॉर्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax इज इक्वल टू -1/a cos ऑफ ax होता है। तो यहाँ एक जगह पर क्या है, 2 है, sin 2x है या sin ax है, दिस इज इक्वल टू -1/2 cos 2x, और यहाँ पर लिमिट लगा दो, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर माइनस आता है तो माइनस को आसानी के लिए थोड़ा बाहर ले लो, कांस्टेंट कोई आता है कांस्टेंट को बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1/2 बाहर ले लिया तो बचा हमारा cos 2x 0 to π/4। ऐसे भी कर सकते हो आप, ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा, जिसमें आपको आसानी हो वही काम करिए। -1/2, अब क्या करेंगे हमने कहा अब पहले अपर लिमिट लिखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे, तो देखिए तो चूंकि हमने बाहर ले लिया इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो है cos 2x है तो cos 2 × π/4 लिख दिया, फिर माइनस cos 2x है तो cos 2 × 0 ऐसे लिखा, दिस इज इक्वल टू -1/2, तो 2 to the 4 cos π/2 आ गया, एंड माइनस 2 × 0 cos 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू -1/2 cos ऑफ π/2 की वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 0 -1 है तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2, हमारा यही आंसर हो गया, यानी यही हो गया हमारा दिए हुए फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकल हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 भी बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ i मान लेंगे, इसको क्या है cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to π/2 0 to π/2, यहाँ sin 2x था यहाँ cos 2x है, तो क्या फार्मूला है, फार्मूला लगा दो आप, 1/a यानी 1/2 क्या होता है sin 2x, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, फिर नीचे लोअर लिमिट है और ऊपर हम अपर लिमिट लिख देंगे, 1/2 को बाहर कर ले रहे हैं
अब उसके बाद लगा दो साइन 2 इंटू पाई बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट लगा दो 2 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 1/2, तो हो गया साइन पाई हो गया 2 कैंसिल, अब माइनस साइन 0 हो गया। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो 1/2 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है तो 0 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये दिए हुए फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हमारा 5वां हो गया। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इंटीग्रल e to the power x dx फ्रॉम 4 to 5, आई मान लेंगे 4 to 5 e to the power x dx। इंटीग्रल e to the power x क्या क्या होता है? e to the power x ही होता है, e to the power x होता है। फ्रॉम बाहर ब्रैकेट लगा दो, 4 लिख दो, नीचे ऊपर 5 लिख दो, पुट कर दो, हो जाएगा e to the power 5 माइनस e to the power 4, e to the power 4 कॉमन ले लो, हो जाएगा e to the power 1 माइनस 1 के। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, i इक्वल टू इंटीग्रल tan x फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 के। इंटीग्रल tan x dx का फार्मूला आपको मालूम होगा, माइनस लॉग ऑफ cos x होता है या लॉग ऑफ sec x होता है। दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस cos x, लिमिट लगा दो 0 पाई बाई 4। क्लियर? माइनस को बाहर ले लो या ऐसे ही रहने दो, रखते हैं अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस cos पाई बाई 4 एंड माइनस। अब जब माइनस लिखेंगे तो चूंकि ऑलरेडी माइनस है वो बाहर ले लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ऐसे माइनस को बाहर ले लिया, माइनस को बाहर ले ले रहे हैं, कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो अब पाई बाई 4 अपर लिमिट रख दिया, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। ये माइनस हमने बाहर ले लिया, चेक लाइन और लिख दे रहे हैं, माइनस ऑफ लॉग cos x एंड 0 to पाई बाई 4। पाई बाई 4 रख दिया, फिर माइनस करके log ऑफ cos 0, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ log cos पाई बाई 4, यानी cos पाई बाई क्या वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, और cos 0 की वैल्यू 1, हो गया log 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो log 1, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, log 1, ये माइनस log 1 माइनस log 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 के। log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n के, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 1 अपॉन 1/√2 के। दिस इज इक्वल टू √2 ऊपर चला जाएगा, log ऑफ √2। ये हमारा दिए हुए फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट और इनडेफिनेट इंटीग्रल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।